So as we have studied in our previous class, moment of inertia. What was moment of inertia? We already know about ability of body to resist change in its state of rest or motion. मतलब जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहता है, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो उसी स्टेट में मतलब उसी अवस्था में रुका रहना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ये तो बात हुई थी लीनियर के लिए, सीधी सीधी जा रही है या फिर ऊपर से नीचे जा रही है, इस प्रकार का स्ट्रेट मोशन में बात हुई थी, उसको इनर्शिया बोलते थे। जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो क्या चीज ये होता है? हाँ होता है सर, होता है सर, ये भी वहां भी होगा। तो मगर यहां पर जब ये रोटेशन होगा तब हम इसे कहेंगे रोटेशनल इनर्शिया या फिर कह लो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव हो रहा होगा, हर पॉइंट पे उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी होगी और इस कारण से उसमें जो रोटेशन जो पैदा होगा, जो उसको घूमते हुए ऑब्जेक्ट को घूमने पे ही मजबूर करते रहेगा और रुके हुए ऑब्जेक्ट को रुकने पे ही मजबूर करते रहेगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। देखकर कठिन लगेगा, आई से डिनोट करते हैं हम लोग, देखो आई से डिनोट करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस वाई से, ठीक है, वाई एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ये वाई एक्सिस है और इसके अराउंड रोटेट हो रहा है। तो मान लो इसमें जो मासेस है, जो भी मासेस है, मान लो पूरा ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है वो बिखरे रहता है पूरे ऑब्जेक्ट में, m1 m2 छोटे छोटे पार्टिकल का आप मास ले लो, m1 है, m2 है, m3 है, तीन ही पार्टिकल लिए अभी, मगर होंगे तो ऐसे कई, मगर तीन पार्टिकल लेते हैं। मान लो वो जितने पार्टिकल है वो r1 r2 और r3 डिस्टेंस के दूरी पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है कि I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर और प्लस m3 r3 का स्क्वायर, यानी कि जितने भी मासेस हैं उसको जितना एक्सिस से वो दूर है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और सबको प्लस कर दो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और मान लो ये मासेस जो है इतने छोटे छोटे पार्टिकल बहुत सारे हैं, इन्फिनाइट है, n नंबर है तो आप क्या करिए n नंबर से सारी चीज को समेशन कर दो। मतलब कि देखो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते जाओ mn rn का स्क्वायर, 10 है तो 10, 20 है तो 20, 150 है तो 150 और करोड़ है तो करोड़, करते जाओ। सर कैसे करेंगे? देखो आगे जाके और पता चलेगा। तो इससे हमको फॉर्मूला मिला I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi, मतलब जितने हैं इंटीजर्स, i का मतलब यहाँ इंटीजर, ri का स्क्वायर, जितने इंटीजर्स हैं उतने कर लो। मगर हर एक पार्टिकल का निकालने की भी जरूरत नहीं, हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो दो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। फिर वही बात करते हैं, याद करना यहाँ पे मैंने टी सेक्शन की बात की थी। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, एक है ऐसा रेक्टेंगल और दूसरा है ऐसा रेक्टेंगल। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ ऐसे केस में इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। आप पार्टिकल के बारे में मत सोचो, ये जो ब्लॉक है, ये ऊपर का रेक्टेंगल जो है उसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, सर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना। और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, अरे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा सर? अरे ये सेंटर में होगा, यहाँ कहीं होगा, अरे हटाओ यार इसको, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो इन दोनों से मिलकर इन दोनों का मिलकर एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो m1 इसको ले लो ऊपर वाले रेक्टेंगल को, m2 इसको ले लो नीचे वाले रेक्टेंगल को, और इन दोनों का मिलाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। इन दोनों का मिलाकर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला में पार्ट 1 मतलब m1 m2 के पार्ट में दिया है, मगर आपके पास अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसको बहुत सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में तोड़ दो और कैलकुलेट कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अभी हम लोग 11th क्लास में कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपको समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अगर आपको कठिनाई जाए तो एक भौरा, भौरा मतलब वही लट्टू, लट्टू को जब हम गोल घुमाते हैं तो वो एक छोटे से कीले में, अरे कील रहता है ना, क्या रहता है, कील रहता है कि क्या बोलते हैं उसको, जो पिन रहता है ना, उसके ऊपर वो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में खड़े रहता है, गोल गोल घूमते हुए बिल्कुल अच्छे से रहता है वहां पे। मगर जैसे ही उसका रोटेशन खत्म होता है वो गिर जाता है, वो गिर जाता है, मिसबैलेंस होके गिर जाता है, क्योंकि उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स तब काम करते हैं। ग्रेविटी के पैदा होने वाले अनबैलेंस्ड फोर्स तभी काम करते हैं जब वो रुका रहता है, जब वो रुका रहता है, रोटेट नहीं कर रहा। रोटेट करने के कारण उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है और उसके सारे पार्टिकल्स पे इनर्शिया है, उसको रोटेशन पे ही मजबूर कर रहा है और उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं काम कर पा रहा है। हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ यही अनबैलेंस फोर्स वाला एप्लीकेशन नहीं है, आगे आज और उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द वे। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स अभी एंटर कर रहे हैं, प्लीज एंटर अर्ली। अच्छा, एक और बात, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए, क्या फॉर्मूला बन रहा है, आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास का वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, केजी, और डिस्टेंस का मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट। तो याद रखना, याद रखने वाली बात है। जनरली इसमें से ना डेफिनेशन पूछता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, याद रखना इसको। ये तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, बोल दो मिड टर्म में एनवीएम वालों के, और अगर ऐसे बताओगे क्वेश्चन तो मजा नहीं आएगा सर, है ना। मगर ऐसे पूछते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर इसमें से न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हम लोग, है ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का नहीं बना रहे, घबराना नहीं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये भी दिखा देता हूं आपको मैं, मगर ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है ना, कोर्स में नहीं है मतलब इसको डिराइव करना आपके कोर्स में नहीं है, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो मान लो एक रॉड है, रॉड है ना, एक रेक्टेंगुलर रॉड है, ये रहा, उसकी टोटल लंबाई है l और उसका टोटल मास है m, टोटल मास है m, ठीक है, टोटल मास है उसका m। तो उसके बीच से गुजरने वाली एक एक्सिस y डैश के अराउंड अगर वो रोटेट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो उसके बीच से गुजर रहा है तो L/2 हो जाएगा उसके एक्सिस से दूरी उसकी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा I इज इक्वल टू m इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 12। सर कैसे आया ये, कैसे आया ये कैसे आया पे अभी ध्यान ना देना। हाँ, अगर कोई जिज्ञासु सर जो सिमेट्रिकल शेप में नहीं है तो फॉर्मूला वाला यूज करना है। हाँ, जब जो बहुत बढ़िया, एक बच्चा बोला है, एक बच्चा क्या बोलता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल शेप में नहीं है सर, तो उसका क्या। तो उसके लिए फिर नंबर ऑफ पार्टिकल वाली बात आती है ना, उसको उसके लिए हमारे पास एक ना टूल है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो हम लोग छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, उसको पूरे एरिया के लिए या पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी नहीं करोगे, ग्रेजुएशन में करना, ओके, या करना जरूर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। सर कैसे आया, तो मैं एक थोड़ा सा फूड फॉर योर थॉट, आपकी सोच के लिए मैं खाना दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे करते क्या है, ऐसा कभी होता है ना, तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, इस रॉड में छोटा सा एलिमेंट, और एक्सिस से उसकी दूरी, एक्सिस से उसकी दूरी हम लोग लेते हैं, एक मिनट है, एक्सिस से उसकी दूरी हम लोग लेते हैं x। देखो फिर से दिखा रहा हूं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना, और एक्सिस से उसकी दूरी लेते हैं हम लोग x, छोटे से एलिमेंट का हम लोग dx नाम देते हैं। तो dx को हम लोग यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मास छोटे से एरिया का मास हो गया m अपॉन एल, m अपॉन एल, क्यों, देखो टोटल है एरिया का, पूरे टोटल रॉड का मास है m। मैं बस बता रहा हूँ, सुनो, इसको ध्यान मत देना, मतलब जिन लोग ध्यान देना चाहते हैं ऑफकोर्स देना। m अपॉन एल हो गया पर यूनिट लेंथ में कितना मास है,
ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ इनटू आर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और इस प्रकार से उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से आखिरी में आता है आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हमको अभी नहीं करना है, डेरिवेशन इसका करना ही नहीं, आप इसको बस देखो ऐसा होता है। एक और देख लो एग्जाम्पल के, एक डिस्क है जो सबसे कॉमन बात होती है, कोई भी चीज रोटेट होने वाली एक डिस्क हो गई, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है उसकी एक्सिस से, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस से। तो देखो ये रोटेट कर रहा है, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर इसका रेडियस हो गया, और इसका मास मान लो कैपिटल एम है, टोटल मास, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। कैसे हुआ सर? वैसे ही बात हुई, इसमें ना क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं रिंग शेप का और पूरा इंटीग्रेट करते हैं, एक इक्वेशन बनती हमारे लिए और उसका वैल्यू आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। घबराना नहीं, डिस्क डिस्क लिखा गया, डिस्क होगा ये। बोलो थोड़ा सा समझ में आया, पल्ले पड़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा रहे हैं अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, जो उसको गोल घूमने पर ही मजबूर कर रहा है, अगर रुका हुआ है तो रुकने पर ही मजबूर कर रहे हैं। बड़ी काम की चीज है रोटेशन मोशन के लिए, क्योंकि जो रोटेशन होने लगा, जो रोटेशन अभी तो मैं पिछले क्लास का ही पढ़ा रहा हूं बेटा, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका 2 एग्जांपल मैंने दे दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 एग्जांपल दे दिया, 2 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये 2 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, एसिमेट्रिकल भी आएंगे, है ना, वो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेटेड टू इट्स एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पार्ट, है ना। इसके एप्लीकेशन आप लोग अभी दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा मैं आपको। सर्कुलर डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और एक रॉड के लिए एम एल स्क्वायर अपॉन 12। सर हाफ कैसे हुआ? नहीं, अभी मत ध्यान दो, ये हाफ कैसे हुआ अभी मत ध्यान दो। देखो मैं फिर वही इंटीग्रेशन की बात बोलूंगा, सर इसको फिर समझना है क्या, डेरिवेशन याद रखना है क्या, डोंट वरी अबाउट इट। इफ somebody is having any kind of जिज्ञासा in it, look in the reference notebook, reference book, है ना। आपको ये एनसीईआरटी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में बोला भी नहीं है कि आप डेरिवेशन में ध्यान दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एप्लीकेशन में ध्यान दो दिया है, आंसर क्वेश्चन बनेंगे उसके, देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, तो मैं बता भी देता हूं। एक अगर गोल घूमता हुआ आदमी अपने हाथ फैला के रखे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे गोल घूमते रहेगा, और जैसे ही वो गोल घूमते घूमते अपने हाथ को यूं कर दे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंगुलर स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। सर ये कैसे हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप गौर किए होगे, है ना, वॉश बेसिन में जब आप पानी डालते हैं तो बाहर का जो ऊपर का पानी रहता है वो धीरे धीरे मूव होता है, और जैसे ही वो जहां पे सिंक रहता है वहां जाता है तो एकदम तेज हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर ये हमारे क्या काम का, यही सब चीज पढ़ाओगे क्या आप? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ये बड़े काम की चीज है। सोचो आपको एक टरबाइन चलाना है, सोचो आपको एक टरबाइन चलाना है, टरबाइन चलाने के लिए आपको उस पानी से चलाते हैं भाई टरबाइन, है ना, है ना, वो क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, ऐसी टरबाइन को ऐसे लग देते हैं, पानी ऐसे पड़ता है उस पर गोल घूमता है। नहीं, ऐसा नहीं करते उन लोग। उन लोग क्या करते हैं, ऐसे सिंक में जैसे पानी गोल घूम के नीचे जाता है ना, वैसे ही गोल घुमा के टरबाइन में पानी भेजते हैं, और पानी की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, और वो टरबाइन को बड़े जोर से घुमाने लग जाता है। कारण क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस कम होते जाता है, मास तो उतना ही है पानी का, है ना, स्पीड बढ़ती जाती है, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। अब वैसे ही प्लैनेट्स में भी काम करता है। प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में ही गोल नहीं घूमते, कुछ इलेप्टिकल पाथ में भी गोल घूमते हैं। कुछ इलेप्टिकल कैसे होता है पता है? जैसे कि आप समझ लो ओवल शेप टाइप का दिखता है, समझ लो इलिप्स से बना है इलेप्टिकल, मैथ्स वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। सन बीच में रहता है तो वो यहाँ पे ना इतने पास में रहेंगे, और ऐसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और फिर पास में आ जाते हैं। तो जब उन लोग दूर होते हैं ना तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब पास में आते हैं ना तो उनकी वेलोसिटी तेज हो जाती है। कुछ कुछ प्लैनेट्स है जो इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। हमारा मून है वो इलेप्टिकल पाथ में घूमता है हमारे अर्थ के अराउंड। क्यों सर? क्योंकि सन भी खींच रहा है, दूसरे प्लैनेट भी खींच रहे हैं, तो ऐसे ही सेट हो गया वो। तो जब दूर में जाता है वो हमारे प्लेनेट से तो धीरे चलता है, वो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, मगर जब पास में आता है ना तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। मतलब यहाँ पे एकदम तेज चलेगा और यहाँ दूर जाके धीरे, फिर तेज चलेगा, फिर धीरे, लाइक दैट।
रिपीटेटिव होता है मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी तो रोटेशन है एक प्रकार का। रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोटेशन अराउंड एक्सिस। हवा लग रही, थोड़ी बड़ी बड़ी बात हो रही है मगर समझने वाली है। बोलो चमका क्या थोड़ा सा? कुछ आ रहा है कि बाउंसर है? हार गई सर इंडिया, कल तो हार गई इंडिया सर। हाँ भाई हार गई इंडिया, मगर 2 में जीत गई, सीरीज तो जीत गई है सर। लाइक सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के साइड में है, बिल्कुल सही। अरे वाह, एक बच्चा बोल रहा है सर पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्या लगता है? तभी तो उसी के अराउंड रोटेशन हो रहा है, जिसके अराउंड रोटेशन हो रहा है उसी के पास सेंटर ऑफ मास होना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसी के पास होना है, सन में ही है, सन में ही है। यस यस ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास की नहीं है, मगर हाँ सेंटर ऑफ मास से इंटर रिलेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो चलो, हाँ एकदम सन के सेंटर में नहीं है, सन के सेंटर में नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। एक बच्चा भी बोल रहा सर सनीच में है क्या, सन के अंदर में क्या? नहीं, सन के सेंटर में नहीं है, सन के पास है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये तो बात हुई। चलो अब ये तो बात हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब देखो, अब जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक सिंपल सी बात है इसी से जुड़ी हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अभी हमने जो बात की, क्या बोले कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज देयर। तो उसमें बहुत सारे मासेस हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका खुद का मास है, m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, मान लेते 4 हैं अभी हमारे पास। ठीक, इन सब लोग एक्सिस से कितने दूर है? r1 r2 r3 r4। ठीक, अब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हम लोग जानते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। क्या करना है बोला है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर को प्लस कर दो सबके, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा उस एक्सिस के अराउंड। जो भी एक्सिस है, अगर वो एक्सिस उनके बॉडी के अंदर से गुजर रहा है तो वो उसी के अराउंड रोटेट कर रहा है, या फिर किसी और के अराउंड रोटेट कर रहा है, जहां भी रोटेट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से निकाल लो बोल रहे हैं। ठीक है, मगर एक बात तो अभी अभी हमने इसके पहले पढ़ी है कि बहुत सारे मासेस हो, जब उन लोग एक सिस्टम की तरह काम करेंगे तो उनका खुद एक सेंटर ऑफ मास होगा। अरे हाँ, क्या बहुत सारे मासेस हैं, अगर एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, एक साथ वो रोटेट कर रहे हैं, रिजिड बॉडी है, तो उसका खुद का एक सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि इतने सारे मासेस हैं, वो सब मिलके एक सेंटर ऑफ मास बना रहे होंगे। वो सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है। अभी एक बच्चे ने बोला ना सेंटर ऑफ मास, ठीक है, चलो सेंटर ऑफ मास की बात कर देते हैं। तो अपना फॉर्मूला जो है ना अब चेंज हो जाएगा। देखो कितना आसान हो जा रहा है अब। ये C इन सारे मासेस का सेंटर ऑफ मास है, इन सारे मासेस का सेंटर ऑफ मास है, और इसकी दूरी एक्सिस से मान लो k है, k इसकी दूरी है। तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू के का स्क्वायर हो गया। देखो ये कैपिटल M क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। और ये जो k है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की दूरी है, जहां से वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से। और ये जो k है, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, बात बोलने की क्या है सर? द रेडियस ऑफ गायरेशन, डेफिनेशन तो बताना पड़ेगा ना, पूछेंगे तो यही, ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, पूरा मास को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड बोल दे हम लोग तो उसको सेंटर ऑफ मास ही बोलते हैं हम लोग बाय द वे। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम, जैसे पहले था ना फॉर्मूला m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, उतने ही कहीं बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसके मास को कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग मान के रखते हैं तो, जो कि सेंटर ऑफ मास होगा, ऑब्वियस सी बात है। एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास के हिसाब से
उसका रेडियस ऑफ गायरेशन वो पॉइंट वो डिस्टेंस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से दूरी पर है। हवा लगी? बोलो, हवा लगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मासेस है सर, क्यों ना उसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया जाए और उसकी दूरी एक्सिस से नाप दो और आई इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू के का स्क्वायर। आखिर में हमको यही पहुंचना था, आखिर में हमको यही पहुंचना था। सेंटर ऑफ मास निकाल लो, रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल गया, मास पता चल गया, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो, बनेगी बात? देखो ये ना, ये देखो दो, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, ये तो बहुत आसान सी बात है। हमारे इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन और एक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये ना कुछ टॉपिक है जो न्यूमेरिकल नहीं देंगे आपको, कॉन्सेप्ट देंगे, है ना। कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेशन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस लेवल में आपको यही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, समझने वाली बात। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलो, ये समझ में आया था? मैं तभी आगे बढ़ूंगा, मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब ये समझ में आ गया, क्योंकि ये समझने के बाद ही अब अगली चीज आपको समझ में आएगी, जो कि अब नेक्स्ट स्टेप है। आज का ज्यादा बड़ा हमारा टॉपिक नहीं है, बट वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे। ओके ओके सर, गॉट इट सर। सर एक बार रिपीट, थोड़ा सा रिपीट कर दूं सर? उसमें सी को ही सेंटर, हाँ सर एक बार बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। हाँ, सी जो वहां पे लिखा हुआ है ना, वो सेंटर ऑफ मास बन जाएगा हमारे लिए, सेंटर ऑफ मास बनना है हमारे लिए। यस सर, सेंटर ऑफ मास। सर मास क्यों ले रहे हैं? देखो, मास क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि मास ही तो एनर्शिया क्रिएट करेगा भाई। मास ही तो, देखो याद आ रहा है, मास कम तो एनर्शिया कम। आप लोग को गौर करने वाली बात, बोलते हैं ना, एक मुहावरा बता रहा हूं आपको, है ना। मुहावरा है हिंदी में, जैसे एक जितना भारी पहलवान रहेगा ना, उतनी जोरदार पटकनी खाएगा। गलत बोल रहा हूं? जितना भारी पहलवान, जितना तगड़ा पहलवान है, वो जब गिरेगा तो उसको उतनी ज्यादा ही चोट लगेगी। और हल्का फुल्का आदमी गिरता है तो चोट लगता है क्या उसको? क्यों? क्यों, क्या अंतर है उनमें? सर क्या जवाब है? क्या अंतर है? अरे मास का ही है भाई, एनर्शिया काम करता है उसके लिए। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, सेंटर ऑफ मास की बात मत बोलो। अरे अभी आप सोचो, आप जब छोटे बच्चे थे, जब आपका वजन कम था, कितने कूदते फांदते रहते थे इधर उधर, यू आर डूइंग एनीथिंग, एवरीथिंग, है ना। चोट लगती थी तो भी आपके कोई बोन में कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब मत करना ऐसा। अब आपका मास बढ़ गया, एनर्शिया बढ़ गया। अब एनर्शिया क्या इफेक्ट डालेगा? फोर्स लगाने में इफेक्ट डाल देगा, वो ब्रेक हो सकती है बोन्स, इजंट इट? मास ही तो एनर्शिया को प्रॉपर्टी बना रहा है। सो दैट्स व्हाई मास को लेते हैं भाई, इसीलिए मास कम होगा तो एनर्शिया कम होगा। ठीक। सो सी, अभी हमने क्या समझा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो प्रकार देख लिए, मतलब हमने दो एग्जांपल देख लिए, कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देख लिए, जैसे कि रॉड है तो उसके सेंटर एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। जस्ट सी दैट। सर्कुलर डिस्क है, उसके सेंटर एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। नो नीड टू मग इट अप, याद भी मत करना, देख लो बस दिखता कैसा है। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि एक एग्जांपल में देखे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस है और इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे मासेस हैं, जैसे कि 4 मास की बात करते हैं, 4 पार्टिकल्स है, सोच लो m1 m2 m3 m4। ये सारे पार्टिकल्स r1 r2 r3 r4 डिस्टेंस में है रोटेशनल एक्सिस के, जिस एक्सिस से रोटेट हो रहा है ना, वो उसके एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसका हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अभी हमने देखा I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक। अब देखो, हमने पहले पढ़ा है कि बहुत सारे मासेस अगर एक सिस्टम की तरह हो, एक सिस्टम की तरह हो, तो हमें वहां पर सेंटर ऑफ मास निकालना बनता है।
हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सब के सब मास एक जगह अपना सारा कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। ये मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास हो गया, जहां पे सारे फोर्स काम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल सेंटर ऑफ मास में बता ही चुका हूं इसका। तो मान लो वो सी है, ये सेंटर ऑफ मास है। इन सारे मासेस का एक पॉइंट जो यहां पर सेंटर ऑफ मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास की दूरी इस रोटेशनल एक्सिस से मान लो k है। यही k कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मूला अब बन जाना है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल M लगाया है मैंने, वो होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 टोटल मास, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास पे, और उसकी दूरी k रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। एक्सक्यूज मी, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। बनी बात? समझ में आई बात? सिंपल सी बात थी। k विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। बढ़े आगे अब? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। याद आ रहा है एंगुलर मोमेंटम? अरे लीनियर मोमेंटम जानते थे, मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? याद आया? पहले पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी था ये, क्रॉस प्रोडक्ट बनता था इन दोनों का। एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पे पीट दिया है। तो L इज इक्वल टू, L से डिनोट करते थे एंगुलर मोमेंटम, याद अगर होगा तो R इंटू पी, जिसमें से P है लीनियर मोमेंटम और R है रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी है उस ऑब्जेक्ट की। तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा वो। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम ये हमको लग रहे हैं कि एक लेवल पे है सब। कैसे एक लेवल पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण उसको रोटेट होना पड़ेगा, रोटेट होने पे मजबूर है ऑब्जेक्ट, और एंगुलर मोमेंटम उस पे रोटेशनल फोर्स लगा रहा है। लग रहा है ना फोर्स? अरे लीनियर मोमेंटम इंटू ये, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, यानी एक प्रकार का आपको रिलेशन मिल सकता है यहाँ पे। देखो कैसे रिलेटेड है, अगर आप इसका फील लेना चाहते हैं तो देखो, लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट के कारण फोर्स लगाने पे डिपेंड बताता था हमको। कैसे? फॉर एग्जांपल याद आ रहा है, हम बॉल फेंके तो उसका मोमेंटम बड़ा तेज होगा, वेलोसिटी ज्यादा है, मास कम है, जब दीवार से पड़ेगा तो फोर्स लगाने के काम आएगा। फोर्स लगाएगा, आप पकड़ते हो हाथ को, हाथ में बॉल को, तो लगती है ना फोर्स, मोमेंटम के कारण फोर्स लगती है। मोमेंटम के कारण, सॉरी, फोर्स मोमेंटम के ट्रांसफर के कारण होता है। तो रोटेशनल मोशन में भी यही होना है, किसी प्रकार का फोर्स लगेगा तो मोमेंटम के ट्रांसफर के कारण ही होगा। मगर वो वहां पे जब रोटेट कर रही है ऑब्जेक्ट, तो उसको रोटेशनल मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे हम लोग। तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, L इज इक्वल टू आर इंटू पी, आर इंटू पी। ठीक है, अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला बनता है क्या? क्योंकि कैलकुलेट करना आसान जाएगा हमको। तो बनेगा L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं। L इज इक्वल टू आर इंटू पी होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है। तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं, L इज इक्वल टू, देखो P की जगह मैंने रख दिया m इंटू वी। तो इक्वेशन 2 डाल दूं इसको। हम लोग, मैं जानता हूं ये v जो है लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, मगर मुझे यहाँ रोटेशन हो रहा है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। चलो, तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, रोटेशनल सर्कुलर मोशन में पढ़े थे हम लोग। v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो v की जगह आर ओमेगा रख देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा L इज इक्वल टू आर इंटू एम इंटू वी की जगह रख दिया आर ओमेगा। अब देखो r इंटू आर क्या हो गया? r का स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। m और r स्क्वायर क्या होता है सर? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। बोलो चमका, बोलो, बनेगी बात? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है बस, बोलो बनेगी बात? है फॉर्मूला याद रखने लायक? नहीं आ रहे, सबके जवाब नहीं आ रहे। 33 स्टूडेंट, कम ऑन। आर मींस, सर आर क्या है? बहुत बढ़िया,
अरे आर है दूरी उस ऑब्जेक्ट का, ये देखो यही वाला डायग्राम देख लो, ये ऑब्जेक्ट का दूरी रोटेशनल एक्सिस से, जहां से रोटेट करे, मान लो रस्सी को आपने यहां से बांध दिया है ना, अपनी उंगली से, और उस रस्सी से एक तरफ आपने पत्थर को बांध दिया और ऐसे रोटेट कर रहे हो पत्थर को रस्सी से, तो ये जो रस्सी का लेंथ है ना वो आर हो जाएगा। आर मतलब कितने दूर पे वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस से, आर है वो दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द मास। चमका सर, ठीक है सर, आगे बढ़े तो देखो, हाँ तो अपना फॉर्मूला बन रहा है, वही फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला क्या काम का है, अब सर बनाए क्यों फॉर्मूला, पहले से सबका अलग अलग फॉर्मूला है, क्यों बना के रख दिए, अभी बताते हैं। हाँ रेडियस बोल सकते हो बेटा, रेडियस बोल सकते हो, बिल्कुल, एक बच्ची पूछती है रेडियस होगा क्या सर, हाँ दूसरा भी बच्चा पूछता है रेडियस बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल 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 रेडियस बोल सकते हो। देखो रेडियस क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी देखना रेडियस क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियस ना सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कल हो तब रेडियस बोलते हैं, मगर यहाँ पे रोटेशन जो होगा ना वो हमेशा सर्कुलर होगा जरूरी नहीं है, रोटेशन हमेशा सर्कुलर होगा जरूरी नहीं है, कैसे अभी देखते हैं। देखो अब अपना नेक्स्ट हमको पता चल गया L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, कुछ बुला रहे कैसे, हाँ L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो अब देखो अगला हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम जो पहले था वो बाद में होगा, एंगुलर मोमेंटम जब जो पहले था वही बाद में होगा। अब इसका क्या डेफिनेशन होता है इसको समझ लो, उसके बाद में इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो। देखो इसको समझने के लिए टोटल टॉर्क, जितने भी टॉर्क काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, उस मास पे, वो सब के सब, देखो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उस ऑब्जेक्ट पे इतने सारे पार्टिकल्स हैं, वो जब रोटेट करेगा तो उसका जो टोटल टॉर्क होगा ना, उस हर पार्टिकल्स का जो टॉर्क है सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और या फिर जीरो हो जाएगा, या फिर मैं उसको ऐसे बोलूं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड। मतलब कोई जब चेंज होगा ना उसमें, पहले जो रोटेट कर रहा था और बाद में जो रोटेट कर रहा है, देखेंगे उसका एग्जांपल में, तो उसके कारण जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम जो चेंज हुआ वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पहले जो मोमेंटम था एंगुलर मोमेंटम वही बाद में होगा। देखो कैसे, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है टाउ इज इक्वल टू जीरो, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ठीक, हम लोग जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, याद आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाज फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, याद आ रहा है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू dl by dt इज इक्वल टू जीरो। तो सोचो किसी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, देखो मैंने बताया था इसको डिफरेंशिएशन के बारे में, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, जब वो कांस्टेंट हो, याद आ रही वाली बात, किसी भी चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, हाँ फिर से ज्वाइन करना अगर समय खत्म हो तो, कब जीरो होता है, जब वो कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। और अभी हमने देखा है कि एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा होता है, यानी कि अगर कोई मोमेंटम में चेंज होगा, सॉरी अगर कोई सिचुएशन में चेंज होगा, किसी भी प्रकार का सिचुएशन में चेंज होगा, देखेंगे क्या चेंज होगा, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, पहले जो एंगुलर मोमेंटम था वही बाद में भी के बराबर होगा। ये जैसे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ना, वैसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अभी देखेंगे इसके एग्जांपल, सब के सब क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे बना है ये, इसको समझने के लिए आप गौर करना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन में चेंज आए तो एंगुलर मोमेंटम में कुछ ना कुछ, सॉरी एंगुलर टॉर्क उसका हमेशा कांस्टेंट रहना है। कैसे कैसे कांस्टेंट रहेगा, देखो कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा, कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा, अगर उसके गोल घूमने के रेडियस को मैंने कम कर दिया या मास को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का चेंज आ गया।
चेंज आने के कारण हम सोचेंगे कि उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम बिल्कुल सही रहेगा, मोमेंटम बिल्कुल सही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और थोड़ी देर में आप लोग सब वापस आना, उसके बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल भी दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पूरा का पूरा आप इसको याद करके रखना। क्या बोलता है? टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड, सीधी बात बोलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड, सीधी बात।